नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका हमारा स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रिएटिव ज्ञान मोहित सर के साथ। एक दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला हुआ था जो कि सेट से रिलेटेड था, जो क्लास 11th और 12th दोनों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक था। आज मैं डालने जा रहा हूँ एक नया वीडियो जो 11th और 12th दोनों के लिए बहुत काम आने वाला है, रिलेशन। इसके साथ एक और होता है जो कि फंक्शन होता है। फंक्शन के लिए वीडियो मैं आपको बाद में दूंगा, अभी मैं केवल समझा रहा हूँ रिलेशन। जैसे आपको सेट समझाया विथ एग्जांपल, इसी प्रकार से रिलेशन समझाता हूँ विथ एग्जांपल। तो 11th और 12th दोनों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्लियर है? तो इसको बहुत अच्छे समझें। स्टार्ट करते हैं हम। तो रिलेशन को हम स्टार्ट करते हैं, तो रिलेशन को स्टार्ट करने से पहले हमको क्या पढ़ना पड़ेगा? जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, विदाउट आप ऑर्डर पेयर और कार्टेशियन प्रोडक्ट, इन दोनों के बिना आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर क्लियर है? ऑर्डर पेयर को हम हिंदी में कहते हैं, जो हिंदी मीडियम के लिए अच्छा रहेगा, हिंदी मीडियम में कहते हैं अपन क्रमित युग्म। क्लियर है? चलिए, तो हम ऑर्डर पेयर की बात करते हैं। 10th क्लास में आपने चैप्टर 7 में मैथ्स में पढ़ा हुआ है, जहाँ पर हम कोऑर्डिनेट फाइंड करते थे। तो आपको मालूम है कि कोऑर्डिनेट को हम किस तरीके से लिखते थे? ये x और ये वाला फंक्शन y लेते थे। तो यही कहलाता है आपका ऑर्डर पेयर। तो जो भी वैल्यूज़ होगी आप उसको ऑर्डर पेयर में जब लिखोगे तो फर्स्ट वैल्यू a को या x को डिनोट करेगी और सेकंड b को या फिर y को डिनोट करेगी। इसी तरीके से आप ब्रैकेट में उसको लिखेंगे। ये कहलाएगा आपका क्रमित युग्म या फिर ऑर्डर पेयर। क्लियर है? एग्जांपल के तौर पर अगर हम देख सकते हैं, जैसे कोई वैल्यू दिया होगा या कोई क्वेश्चन दिया होगा तो हमने उसका क्रमित युग्म निकाल लिया है, मतलब ऑर्डर पेयर 1 2 5 8 AB, इस तरीके से। क्लियर है? तो ये जो हर एक वैल्यू दिख रहा है, ये चाहिए जो पहला वाला टर्म से ये x को डिनोट करेगा या y को, या फिर अगर a और b के फॉर्म में लोगे तो फर्स्ट फंक्शन a को डिनोट करेगा, सेकंड डिनोट करेगा b को। ये सब आपके क्या कहलाएंगे? ऑर्डर पेयर। क्लियर है? ये ऑर्डर पेयर कहलाएंगे। जहाँ फर्स्ट फंक्शन जो होगा आपका, है ना, ये जो फर्स्ट फंक्शन होगा उसको कहते हैं हम फर्स्ट एलिमेंट। ये तो आपको मालूम होगा। और ये सेकंड वाला कहलाएगा सेकंड एलिमेंट। क्लियर है? फर्स्ट एलिमेंट या फिर सेकंड एलिमेंट कहेंगे हम। ठीक है? एक ऐसा कभी भी कोई रिलेशन दिया होगा, इनको लेकर हमें कोई रिलेशन दिया होगा, तो वो रिलेशन की फॉर्म में अगर हम लिखना चाहें, जैसे इसको ए लेकर चल रहा है उसको बी, तो रिलेशन की फॉर्म में लिखना चाहें तो ये क्या लिख सकते हैं कि जो ए रहेगा वो बिलोंग करेगा किसी एक रिलेशन को। क्लियर है? इसी प्रकार जो बी भी रहेगा या फिर बी रहेगा वो भी बिलोंग करेगा किसी रिलेशन को। ठीक है? अब वो रिलेशन कौन सा हो सकता है? ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, जिसकी भी हम इक्वल लेना चाहें। क्लियर है? तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जो ए बिलोंग करेगा वो इस कैपिटल ए को बिलोंग करेगा, बी बिलोंग करेगा वो कैपिटल बी को बिलोंग करेगा, जहाँ ए और बी क्या होंगे? आपके एक सेट कहलाएंगे। क्लियर है चीज़ें? तो उम्मीद है इतना आपको समझ में आया होगा। नाउ अब हम बात करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट की। ठीक है? कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है 11th क्लास में भी, क्रॉस प्रोडक्ट, है ना। तो क्रॉस प्रोडक्ट के ही जैसे हम इसको फाइंड करते हैं, बट हमारे पास जो भी इसमें सेट रहेंगे वो नॉन एम्पटी सेट रहेंगे। तो कितने रहेंगे? 2 नॉन एम्पटी सेट रहेंगे। इफ़ वी हैव 2 नॉन एम्पटी सेट। नॉन एम्पटी सेट मतलब कि उसके अंदर कुछ ना कुछ होना चाहिए। जब भी आप सेट लोगे उस सेट के अंदर कोई ना कोई वैल्यू होना चाहिए, खाली नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया? ये होगा। तो 2 एम्पटी सेट लेते हैं, लाइक एज हम ले लेते हैं 1 2, और फिर हम सेकंड ले लेते हैं बी 4 5 6। ठीक है? तब हमको अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर फाइंड करना है तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम कैसे डिनोट करेंगे? क्रॉस के थ्रू। क्रॉस के थ्रू मतलब ए और बी 2 सेट हमारे पास, तब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगा ए क्रॉस बी। क्लियर है? तो जब ए क्रॉस बी निकालेंगे तो इनका क्रॉस निकालते हैं, किस तरीके से निकालेंगे?
ए क्रॉस बी में ए का जो फर्स्ट वैल्यू रहेगा या एलिमेंट रहेगा उसका हर एक सेकंड वाले एलिमेंट से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, और इसका ना मतलब ब्रैकेट में लिखेंगे फिर हम किस तरीके से, ऑर्डर पेयर के फॉर्म में, और सेकंड वाले का जो मल्टीप्लाई रहेगा या प्रोडक्ट रहेगा वो इसके साथ बना कर लिखेंगे। क्लियर है चीज़ें? तो फर्स्ट का बनाते हैं, तो फर्स्ट ये 4 हो गया, 1 और 5 हो गया, फिर 1 का 6 से, तो 1 और 6 हो गया। अब 2 का होगा, 2 से 4 से, 2 का 5 से और 2 का 6 से, बन गया ये ऑर्डर पेयर। ठीक है, ये आपके हो गए कार्टेशियन प्रोडक्ट। सिंपल सा है, कोई ज़्यादा आपको करना नहीं है। अगर आप देखें इसमें ए क्रॉस बी हमने निकाला ज़रूर है, अगर इसको हम सेट बिल्डर के फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, ए कॉमा बी, क्लियर है, और फिर हम लिख सकते हैं कि अगर ये ए मान लेकर चले फंक्शन ए, तो जो फंक्शन ए है वो किसको बिलोंग करेगा, ए को बिलोंग करेगा। देखो 1 2 इसको बिलोंग कर रहा है। इसी प्रकार जो सेकंड वाला एलिमेंट है 2 4 5 6 वो किसको बिलोंग कर रहा है, बी को, तो बिलोंग करेगा ये बी को। आगे समझ में, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। चलिए, अब इनको लेकर आप दोनों चीज़ समझ में आ गई होंगी। कुछ नोट्स है, जब आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन तो वहाँ आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है? अब वो क्या हो सकते हैं, फर्स्ट, अगर आपके पास कोई ए है तो वो हमेशा कैसा रहेगा, 5 के इक्वल मतलब एम्प्टी सेट। ठीक है, तो अगर कोई ए है जो एम्प्टी है तो वो क्या कहलाएगा, 5। इसी प्रकार कोई बी है अगर वो भी एम्प्टी है तो क्या कहलाएगा, 5। ये कहलाते हैं आपके एम्प्टी सेट। हम 5 ही क्यों लेते हैं, तो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा हुआ है, जब आपको हमने सेट पढ़ाया है तो उसमें बताया हुआ, प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं, उसमें मेरे पास बताया भी हुआ है कि अगर कोई सेट एम्प्टी होता है तो 5 वहाँ पर हमें यूज़ करना ही पड़ेगा। कुछ नहीं है मतलब 5 है वहाँ पे। क्लियर है चीज़ें? चलिए, इसी प्रकार और बता दें आपको, अगर ए है और बी अगर एम्प्टी है तो अगर इन दोनों का हम क्या निकालें, ए क्रॉस बी भी निकालें तो भी हमें वो कहाँ मिलेगा, एम्प्टी ही मिलेगा। क्लियर है? चलिए, इसी प्रकार अगर हम थर्ड बात करें, अगर ए नॉन एम्प्टी नहीं है और बी भी नॉन एम्प्टी नहीं है, तब ए और क्रॉस बी निकालोगे तो जो भी हमें आंसर मिलेगा वो भी नॉन एम्प्टी नहीं होगा। आप खुद देखें, देखिए ए खाली नहीं था, यहाँ पे नॉन एम्प्टी नहीं था, यहाँ भी नॉन एम्प्टी नहीं था, तो इनका प्रोडक्ट निकाला तो वो भी नॉन एम्प्टी नहीं आया। क्लियर है चीज़ें? ये हो गया समझने के लिए। चलिए, इसी प्रकार हम थर्ड कंडीशन हमारे पास है। थर्ड जो होती है वो होता है कि अगर हम ए क्रॉस बी निकालते हैं और बी क्रॉस ए निकालते हैं तो ये कभी भी आपस में इक्वल नहीं आएंगे, नेवर इक्वल। क्लियर है चीज़ें? एग्जांपल देख लेते हैं इसका हम। अगर ए हमारे पास गिवन है 1 2 3 और बी हमारे पास गिवन है 4 5, तो निकालते हैं पहले ए क्रॉस बी, तो क्या बनेगा, 1 का मल्टीप्लाई 4 से तो 1 4, 1 का 5 तो 1 5, फिर 2 का करो तो 2 4 और 2 5, फिर 3 का करोगे 3 4 3 5 आ गया। फिर इसी प्रकार बी क्रॉस ए करोगे आप तो क्या बनेगा, बी क्रॉस ए मतलब 4 का मल्टीप्लाई करो तो 4 1 4 2 4 3। इसी प्रकार 5 का करोगे आप तो क्या हो जाएगा, 5 1 5 2 5 3। आगे समझ में? अब देखें यहाँ 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 3 5 आ रहा है, बट अगर इसकी बात करें तो यहाँ 4 1 4 2 आ रहा है इक्वल, क्या नहीं आ रहा है कहीं से इक्वल, मतलब ए क्रॉस बी इज़ नॉट इक्वल टू ब्रू क्रॉस ए, मतलब आपस में उसको चेंज कर दिया जाए, इंटरचेंज कर दिया जाए तो आपस में इक्वल नहीं हो। ये थर्ड कंडीशन हो गई। क्लियर चीज़ें? इसको आपको याद रखना है। क्लियर है? अब हम डिस्कस करते हैं रिलेशन के बारे में। अब रिलेशन क्या होता है, तो रिलेशन हमेशा आपको नाम से ही समझ में आएगा कि अगर एक का दूसरे से संबंध, एक का दूसरे से संबंध या दूसरे से रिलेशन बताना, एक दूसरे के बीच में रिलेशन बताना। क्लियर है चीज़ें? जैसे आप स्टूडेंट हैं और मैं टीचर हूँ, तो मेरा और आपका एक रिलेशन है, तो मेरा आपसे क्या रिलेशन है, एक टीचर का, और आपका मेरे से क्या रिलेशन है, एक स्टूडेंट का। तो ये एक रिलेशन हो गया। क्लियर है चीज़ें? घर पे आपका और आपके पेरेंट्स का रिलेशन। क्लियर है चीज़ें? तो हर एक किसी का रिलेशन, मतलब एक का दूसरे से रिलेशन बताना।
तो यहाँ जो रिलेशन बताएंगे वो हम किसे बताएंगे, सेट के फॉर्म में बताएंगे। और वो सेट कैसे होंगे, टू नॉन एम्पटी सेट। तो देखो हम डेफिनेशन लिख देते हैं पहले इसका, रिलेशन बिटवीन वन सेट टू अनदर सेट एंड बोथ सेट आर नॉन एम्पटी। दोनों सेट कैसे होना चाहिए, नॉन एम्पटी सेट होना चाहिए। क्लियर चाहिए, मतलब रिलेशन बिटवीन वन सेट टू अनदर, एक सेट का दूसरे सेट से क्या होना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए। एंड बोथ सेट आर नॉन एम्पटी सेट, दोनों कैसे होना चाहिए, नॉन एम्पटी। सेकंड डेफिनेशन हम इसको बता देते हैं आपको, ये भी देख लें आप। रिलेशन ऑन सेट ए एंड सेट बी, क्या क्या रिलेशन होगा सेट ए और सेट बी से, कैसे होगा वो देखें। तो हम एज्यूम कर लें कि एक सेट ए है हमारे पास और एक सेट हम एज्यूम कर लेते हैं क्या है, बी है। क्लियर है, और बोथ आर नॉन एम्पटी सेट। क्लियर है, नॉन एम्पटी सेट, देन a relation R from a set A to set B in a subset of A to B। तो ये क्या कहलाएगा, उसका सबसेट कहलाएगा। इसका मतलब जो भी एक प्रोडक्ट बनेगा या आपका फंक्शन बनेगा ए, वो क्या होगा, हमेशा सबसेट होगा ए क्रॉस बी का, है ना। सबसेट पे इक्वल भी नहीं किया जाएगा, मतलब उसके इक्वल तो होगा ही। क्लियर है चीज़ें। तो हम क्या बोल सकते हैं, अगर टू सेट हमारे पास है ए और बी और वो नॉन एम्पटी सेट है, तब उनका जो रिलेशन बनेगा फ्रॉम ए टू सेट बी, जो भी उनका सबसेट होगा वो कितना होगा, ए क्रॉस बी की इक्वल होगा। इस तरीके से बनेगा, है ना। तो एग्जांपल देख लेते हैं इसका एक। इफ़ ए इज इक्वल टू हमारे पास गिवन है 1 2 और बी हमारे पास गिवन है 2 4 6। बेसिक एग्जांपल है, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो हम इसका क्या करते हैं, क्रॉस करके देखें अच्छा एक बार। क्या होगा क्रॉस, 1 2 1 4 1 6 2 2 2 4 2 6। ये आपको एक रिलेशन दिया है, ठीक है, किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये आपको एक कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया है और आपके पास टू रिलेशन दे दिए। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में एक रिलेशन दे दिया है आपका 1 2 1 4 2 4 और R2 आपको दे दिया है 1 2 2 1 1 4। क्लियर है चीज़ें, इस तरीके से आपको ये दे दिया है। तब आपको बताना है ये R1 और R2 इससे बिलोंग करेंगे कि नहीं। अगर बिलोंग करते हैं तो वो उसका रिलेशन बनेगा, रिलेशन होगा, और ये नहीं बिलोंग करेगा तो रिलेशन नहीं होगा। तो आपको बताना है। तो देखो 1 2 यहाँ भी है, 1 4 2 4 है तीनों, मतलब ये बिलोंग करेगा। समझ में आ गया, मतलब R1 इज़ बिलोंग टू ए क्रॉस बी। तो हम क्या ले सकते हैं, R1 बिलोंग टू ए क्रॉस बी, मतलब ये रिलेशन में है। इसको देखो 1 2 तो है बट 2 1 नहीं है कहीं पे, और 1 4 है, 2 1 है कहीं, क्या 2 1 नहीं है। तो लिख देंगे R2 इज़ नॉट बिलोंग टू ए क्रॉस बी, मतलब ये रिलेशन में नहीं है उसके साथ। आगे समझ में, इसमें कोई प्रॉब्लम। चलिए एक एग्जांपल आपको और बताते हैं, ठीक है, और इजी लगेगा समझ में। ए फॉर एग्जांपल गिवन है आपको 3 और 5, बी आपको गिवन है 7 11, और आपको एक रिलेशन दिया है करली ब्रैकेट ए कॉमा बी वेयर ए इज़ बिलोंग टू ए एट बी इज़ बिलोंग टू बी। ए को बिलोंग करेगा, बी को बिलोंग करेगा। क्लियर है। तब आपको दिखाना है कि ए माइनस बी जो भी हम करेंगे वो हमें क्या मिलेगा, एक ऑड मिलेगा। ठीक है, ए और बी जो भी मिलेगा वो कैसा होगा, ऑड होगा। क्लियर है, ये बताना है। तो आपको क्या निकालना है, वहाँ से आर निकालना है। तो आर मतलब ए माइनस बी ही निकालना है। तो हम निकाल कर देख लेते हैं। तो पहले ए माइनस बी हम देख लेते, चेक कर लेते हैं। क्लियर है, तो ए माइनस बी को हम चेक कर लेते हैं।
तो ए की वैल्यू ऐसा रखो और बी की वैल्यू ऐसा रखो कि वो एक ऑड फंक्शन मिले, तो मतलब इन्हीं को रख के देखना पड़ेगा। तो देखो 3 - 7 तो ये हो गया, फिर 3 - 11, फिर 5 - 7 और 5 - 11। चलिए करिए सबको माइनस, तो यहाँ -4, यहाँ माइनस कितना बचेगा 8, यहाँ माइनस बता जल्दी बताएं 2 बचेगा, और यहाँ पे बचेगा -6। क्लियर है? ये आ गया a - b, मतलब ये आ गया आपका रिलेशन। तो अब बताओ, यहाँ तो क्वेश्चन ने पूछा था कि ऑड होना चाहिए, तो क्या कोई भी फंक्शन हमारे पास ऑड है क्या? कोई भी फंक्शन हमारा ऑड नहीं आया। क्लियर है चीज़ें? इसका मतलब ये क्या होगा, जो रिलेशन r होगा, r इज़ नॉट ऑड नंबर। तो ऑड नंबर तो नहीं है, तो r क्या हो जाएगा, इज़ एन एम्प्टी सेट, क्योंकि जो चीज़ पूछा है वह तो आ ही नहीं ना, इसका मतलब ये एम्प्टी सेट बन गया। ठीक है, एम्प्टी सेट। समझ में आ गई चीज़ें? उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए, अब रिलेशन तो हमने देख लिया है। अब रिलेशन में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हम अभी आगे निकालेंगे वो देख लेते हैं। इस पर इम्पॉर्टेंट चीज़ हम जो निकालेंगे वो रहेगा डोमेन, रेंज और कोडोमेन। इसको बहुत अच्छे से समझना। अगर ये समझ में आ गया आपको तो ये मान के चलिए फंक्शन का और रिलेशन का जो डोमेन, रेंज और ये निकालना कोडोमेन, तीनों इक्वल ही है, एक जैसा ही है। ठीक है, तो हम पहले कुछ डेफिनेशन बता रहे हैं, पहले कुछ रिलेशन बता रहे हैं, उसको देखना। लेट आर इज एनी रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी। ए और बी से कोई दो सेट है, उनका आर से कोई रिलेशन है, कोई रिलेशन बन रहा है। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि आर इज़ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी निकालना पड़ेगा, मतलब कार्टेशियन प्लेन तो देखना ही पड़ेगा सबसे पहले हमको। ठीक है, समझ में आ गया? चलो, इसके बाद अब डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा या कोडोमेन क्या होगा वो देख लेते हैं। तो द सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर। तो आप जो भी ऑर्डर पेयर बनाओगे उसमें एक्स का, या फिर हम जो ए की वैल्यू लेते हैं ना फर्स्ट वाला, तो वो जो भी वैल्यू होगी ऑर्डर पेयर किसका, ऑफ रिलेशन आर, उसको हम क्या कहेंगे, उसको कहते हैं हम डोमेन। क्लियर है? तो हम इसको अगर फंक्शंस के फॉर्म में बात करें तो क्या बोल सकते हैं, रिलेशन के फॉर्म में आर एक्स इज़ बिलोंग टू ए। ठीक है, जहाँ पर एक्स और वाई का जो टर्म्स रहेगा वो किसको बिलोंग करेगा, एक रिलेशन को बिलोंग करेगा, जिसमें एक्स टर्म्स जो होगा मतलब एक्स, वो किसको बिलोंग करेगा, ए को बिलोंग करेगा, मतलब डोमेन को बिलोंग करेगा। ठीक है, इसी प्रकार द सेट ऑफ ऑल दी, ठीक है, इसी प्रकार हम बात करें द सेट ऑफ ऑल दी सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर। ठीक है, ऑर्डर पेयर ऑफ आर, है ना। तो सेट ऑफ ऑल द सेकेंड एलिमेंट के जितने भी सेट होंगे जो रिलेट होंगे किससे, डोमेन से, वो कहलाएंगे आपके रेंज। क्या कहलाएंगे, रेंज कहलाएंगे, जो रिलेट होंगे। क्लियर है? टोटल नहीं, सेकेंड एलिमेंट में जितने भी होंगे उनमें जो रिलेट करेंगे ए से, केवल वो कहलाएंगे आपके रेंज। क्लियर है? तो अगर रिलेशन की बात करें तो क्या बनेगा, y रेशो y विच इज़ बिलोंग टू b एंड एक्स वाई बिलोंग टू r। क्लियर है? तो देखो एग्जांपल बताते हैं आपको। ठीक है, एग्जांपल अगर a दिया हमारे पास 1 2 3 और b हमारे पास दिया है a b c d ले ली हमने। क्लियर है? तब अगर हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाएं तो क्या हो जाएगा, a क्रॉस b, तो क्या बनेगा 1a
1B 1C 1D। क्लियर है चीज़ें? इस तरीके से बनेगा, ठीक है। या फिर 2-1 2A 2B 2C 2D, इस तरीके से बनेगा ना। तो हम ऐसा करें, इसको आपको इस तरीके से नोट करते हैं। अगर यहाँ पर हमारे पास एक A हो गया, ये 1 2 3, और यहाँ पे हो गया हमारे पास B, सेट A B C D। तो हमने बोला 1 का रिलेशन A से है, ये B का रिलेशन, ये C का रिलेशन। क्लियर है? तो ये जो फर्स्ट एलिमेंट होगा ये कहलाएगा डोमेन। मतलब क्या हो जाएगा, 1 2 3। इसी प्रकार अगर हम देखें रेंज, तो रेंज क्या हो जाएगी हमारे पास, सेकेंड एलिमेंट के फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, ये तीनों ही रिलेट कर रहे हैं ए से, तो ये कहलाएगा आपका A B C, ये कहलाएगा रेंज। और को डोमेन क्या हो जाएगा, को डोमेन में सभी एलिमेंट आ जाएंगे, चाहे वो रिलेट कर रहे हों या फिर न कर रहे हों। मतलब A B C D, ये आ गया, समझ में आ गया। तो डोमेन रेंज ये समझ में आ गया आपको, क्लियर है। अब एक छोटा सा टॉपिक और है जो कि इम्पोर्टेंट है, इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन की हम बात करते हैं। तो इनवर्स रिलेशन में क्या होगा, आपको सिंपल से ये बता दें कि अगर कोई फंक्शन हमारे पास था, ये हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते थे किसी वैल्यू का, जैसे A और B निकालते थे, तो A और B फॉर एग्जांपल हमने निकाला 1 2 2 3 3 4 4 5, इस तरीके से निकाला फॉर एग्जांपल। तो ये किसको बिलोंग करता था, R को, जहाँ फर्स्ट वैल्यू क्या होती थी, X के लिए होती थी और सेकंड वैल्यू Y के लिए होती थी। क्लियर है? ये अगर आप X Y ले रहे हो तो ये X A और B ले रहे हो तो ये A होता था, ये B होता था। तो अगर हम इन्वर्स रिलेशन निकालते हैं तो इन्वर्स रिलेशन क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो इन्वर्स रिलेशन में क्या होगा, R अगर इन्वर्स निकालते हैं हम, तो कोई भी प्रोडक्ट अगर ये 1 2 है तो ये क्या बन जाएगा, B इंटू A बन जाएगा, ये उसका अपोजिट हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 2 1, ये 3 2 बन जाएगा, ये 4 3 बन जाएगा, और ये 5 4 बन जाएगा। समझ में आ गया? ये इन्वर्स बन जाएगा। मतलब अगर R इन्वर्स कोई फंक्शन निकालना है हमें, तब क्या होगा, अगर X और Y है तो फंक्शन हमारे पास, तो Y बिलोंग करता है किसको, B को, और जो X है वो किसको बिलोंग करेगा, A को। तब उस कंडीशन में X और Y जो होगा वो किसको रिलेट करता था, R को। R को करे तो R इन्वर्स क्या हो जाएगा, जस्ट उसका उल्टा कर देंगे हम। समझ में आ गया? इस तरीके से। तो उम्मीद है इतना समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप ऑफ रिलेशन। रिलेशन तो हमने देख लिया, उसके लिए हमने ऑर्डर पेयर भी देख लिया, कार्टेशियन प्रोडक्ट भी देख लिया, और इनवर्स रिलेशन भी देख लिया। क्लियर है? अब हम देखते हैं टाइप ऑफ रिलेशन। तो फर्स्ट होता है हमारे पास टाइप ऑफ रिलेशन में एम्पटी रिलेशन। जैसे एम्पटी सेट हमने पढ़ा था ना, वैसे ही एम्पटी रिलेशन, जिसको हम कहते हैं वॉइड रिलेशन भी, ठीक है, वॉइड रिलेशन भी। तो ये होता क्या है, उसकी हम डेफिनेशन यहाँ लिख दे रहे हैं। A relation R in a set A is called empty relation if no element of A is related to any element of A। क्लियर है? मतलब खुद से कोई रिलेशन ना हो, या एक प्रकार से खाली हो, मतलब एम्पटी हो, तब जो R का जो रहेगा फंक्शन वो क्या बनेगा, एम्पटी बनेगा। जो क्या रहेगा, सब सेट रहेगा किसका, A क्रॉस A का। समझ में आ गया? मतलब R जो बनेगा, रिलेशन जो बनेगा वो एम्पटी बनेगा। कब? अब वो जो एम्पटी बनेगा वो रिलेशन होगा किसका, A का A से प्रोडक्ट, A का A से कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्लियर है चीज़ें? एग्जाम्पल के तौर पर हम आपसे बात करते हैं, लेट A be the set of all student
ऑफ अ बॉय स्कूल। तो एक सेट है जो किससे रिलेट कर रहा है, एक बॉय स्कूल से, जितने भी स्टूडेंट हैं उसके बॉय स्कूल के, उससे रिलेट कर रहा है। समझ में आ गया? द रिलेशन आर इन ए गिवन बाय, तो ए का जो रिलेशन है वो क्या होगा, आर इज ए कॉमा बी और ए इज सिस्टर ऑफ बी। ठीक है, तो हमें ये बताओ, क्वेश्चन में बोला है कि क्या बोला हुआ है कि अगर एक स्कूल एक सेट ए है जो किसको बिलोंग कर रहा है, स्टूडेंट को बिलोंग कर रहा है किसी बॉय स्कूल के। ठीक है, तो हमें बताना रिलेशन, तो हम बताओ ये रिलेशन सही है कि नहीं। ए इज़ अ सिस्टर ऑफ बी, तो जो स्कूल है वो बॉयज़ स्कूल है, तो वहाँ गर्ल्स आ सकती हैं क्या? तो गर्ल्स आ ही नहीं सकती क्योंकि बॉयज़ स्कूल है। तो जब गर्ल्स ही नहीं आ सकती, इसका मतलब जो सेट बन रहा है या रिलेशन बन रहा है वो कैसा बनेगा, एम्प्टी बनेगा। समझ में आ गया? तो हम ये लिख देंगे, नो स्टूडेंट ऑफ द स्कूल कैन बी सिस्टर ऑफ एनी स्टूडेंट, किसी भी स्टूडेंट की कोई सिस्टर हो ही नहीं सकती ऑफ द स्कूल। समझ में आ गया? इतनी चीज़ें क्लियर है। तो इसका क्या हो जाएगा, जो सेट होगा या आर होगा वो कैसा होगा, एक एम्प्टी रिलेशन होगा, मतलब आर इज़ इक्वल टू 5 या फिर आर इज सेट या सबसेट ऑफ 5। कौन सा रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन। आया समझ में? चलिए अब इसका हम सेकंड हम बात करते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। क्लियर है चीज़ें? सेकंड हम बात करने जा रहे हैं यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन में क्या होगा बेटा, जैसे हमने यूनिवर्सल सेट पढ़ा हुआ था कि अगर ए और बी कोई टू सेट है तो उन दोनों में या उस पूरे सेट को मिलाकर हम क्या बनाते थे, एक यूनिवर्सल सेट बनाते हैं। उन सभी का रिलेशन एक सेट से होगा। समझ में आ गया? एक दूसरे से कोई ना कोई रिलेशन होगा, तो क्या बनेगा, अ रिलेशन आर इन अ सेट ए इज कॉल्ड universal relation if each element of A is, मतलब A के जितने भी एलिमेंट हैं is related to every element of A, मतलब A का हर एक फंक्शन वो हर एक एलिमेंट, ए के हर एक एलिमेंट से रिलेट करना चाहिए। मतलब आर का जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, ए से ए का होगा। क्लियर है? इतनी चीज़ें क्लियर है? चलो हम सिंपल सा एक एग्जांपल बात करें। क्लियर है? तो सिंपल सा अगर हम एक एग्जांपल लें कि अगर हमारे पास कोई एक रिलेशन है और वो क्या कर रहा है, ए और बी को बिलोंग करता है, तब इसी वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। ठीक है, जो आपको स्टूडेंट वाला क्वेश्चन बताया था, इसी से हम बात कर रहे हैं कि अब स्टूडेंट कैसे, स्कूल कैसा है, बॉयज़ स्कूल है, तो इस स्कूल में पढ़ने वाले जितने भी बच्चे होंगे, क्लियर है, तब उनके किसका डिफरेंस पूछ रहे हैं हम, हाइट का। तो डिफरेंस बिटवीन हाइट ऑफ ए एंड बी, मतलब अब बहुत सारे स्टूडेंट तो होंगे, एक अगर एक स्टूडेंट है तो वो ए हो गया, एक दूसरा होगा तो वो बी हो गया। उन दोनों की एज का क्या निकालना है, हाइट का क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है ना। डिफरेंस ऑफ हाइट ऑफ ए एंड बी लेस देन 3 मीटर, तो वो 3 मीटर से लेस देन होगा कि नहीं, है ना। तो हम बोल सकते हैं कि हाँ होगा। अब एक बच्चे के बीच में तो निकालने बोला नहीं है, ऐसे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट है, तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट ए होगा तो ए का किसी न किसी स्टूडेंट से तो निकलेगा, सी से लेस देन, दूसरे का कोई होगा तो दूसरे से निकलेगा, कोई और होगा तो कोई और से निकलेगा। समझ में आ गया? तो रिलेशन हो सकता है, मतलब आर रिलेट कर सकता है ए इंटू ए से।
ये यूनिवर्सल सेट कहला जाएगा या यूनिवर्सल रिलेशन कहला जाएगा। आगे समझ में इतनी चीज़ें आपको, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद है तो आपको समझ में आ गया। इसके बाद 3 रिलेशन और हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और हर एक क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जाएगा, क्लियर है। तो फर्स्ट होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन को हिंदी में कहा जाता है स्वतुल्य। ठीक है, देखो जो इम्पोर्टेंट है हम वो हिंदी में बताते जा रहे हैं आपको, है ना। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। इफ़ एनी रिलेशन आर इन एनी सेट A is such that each element of A is related from itself by any relation, then it is called रिफ्लेक्सिव रिलेशन। मतलब एक प्रकार से अगर हम शॉर्ट में बोल दें तो खुद का खुद से संबंध, समझो। अगर कोई एक रिलेशन बना रहे हैं और उसमें एक सेट ए है, इस तरीके से है कि उस सेट ए का वो अपने आप से इटसेल्फ मतलब अपने आप से ही रिलेट करे, तब जो रिलेशन होगा वो कहलाएगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अगर कोई रिलेशन आर है और उसका कोई कोऑर्डिनेट ए है या एक्स है, तो एक्स का रिलेशन एक्स से हो, क्लियर है। जहाँ एक्स किसको बिलोंग करेगा, ए को बिलोंग करेगा, समझ में आ गया, ठीक है। तो x अगर a को बिलोंग कर रहा है तब उस कंडीशन में जो फंक्शन बनेगा x और x दोनों किसको बिलोंग करेंगे, a को। कोई भी कोऑर्डिनेट हो उसके अंदर, खुद का खुद से ही उसका क्या होगा, रिलेशन होगा। देखो सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं अपने, ठीक है। क्वेश्चन दिया है a इज इक्वल टू 1 2 3, तो खुद का खुद से रिलेशन बनाना है, तब रिलेशन क्या बनेगा इसमें। ऐसा नहीं कि पहले 1 2 फिर 2 1 3 फिर 2 3 बनेगा, खुद का खुद से होगा। मतलब 1 का है तो 1 का 1 से ये रिलेशन बना, 2 का 2 से बना, 3 का 3 से, ठीक है। तभी रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। इसके अलावा कोई दूसरा रहेगा ही नहीं। 3 अगर एलिमेंट है, तीनों ब्रैकेट आएंगे, तीनों एक दूसरे से रिलेट करेंगे, समझ में आ गया। इसके अलावा कोई दूसरा नहीं आएगा, तो ये क्या कहलाएगा आपका, रिफ्लेक्सिव। बहुत अच्छे से समझ लेना बेटा, खुद का खुद से रिलेशन मतलब कोई फंक्शन दिया है तो उसका केवल उसी से ही रिलेशन होगा, क्लियर है चीज़ें। देखो 1 2 3 दिया था, ऐसा नहीं है कि 1 2 1 3 2 3 2 1 ऐसा हो जाए, फिर ये कार्टेशियन प्रोडक्ट में चला जाएगा, है ना। रिफ्लेक्शन में केवल उस वही वैल्यू आएगी जिसका उससे खुद का रिलेशन होगा। 1 आया तो 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से। बहुत ईजी है पहचानना क्वेश्चन में, है ना। चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं आपको हम। स्ट्रेट लाइन इन अ प्लेन, अगर किसी प्लेन में हम एक स्ट्रेट लाइन खींचते हैं तो वो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा, तो हम तो बोलते हैं रिफ्लेक्सिव होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि एनी लाइन, बिकॉज एनी ऑफ लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ, ठीक है। कोई भी लाइन अपने खुद से पैरेलल होगी, मतलब हिंदी में कहते हैं समानांतर। जैसे हमने एक लाइन यू ड्रॉ की तो खुद का ही खुद से बोल रहे हैं, तो ये लाइन इसी लाइन के रिस्पेक्ट पैरेलल है कि नहीं है, होगी। क्योंकि अगर ये जा रही ए और बी एक लाइन है तो वो ए और बी लाइन अपने आप से ही तो पैरेलल है, हमें हमेशा होगी। एक स्ट्रेट लाइन होगी, है ना, सीधी रेखा होगी, वो अपने आप से ही समांतर होगी, मतलब ये रिफ्लेक्सिव है, क्लियर है चीज़ें। चलो अब हम सेकेंड देखते हैं। फर्स्ट हो गया रिफ्लेक्सिव, क्लियर है। अब सेकेंड हम देखेंगे आपका सिमेट्रिक।
सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होता है कि अगर कोई रिलेशन है ना, एक्स है, तो वो एक्स किसको बिलोंग करेगा, वाई को बिलोंग करेगा, तब जो वाई होगा वो एक्स को बिलोंग करेगा। मतलब एक दूसरे से अल्टरनेट है ना, एक दूसरे के क्रॉस में प्रोडक्ट करेंगे। मतलब अगर एक्स और वाई का कोई रिलेशन है जो बिलोंग करता है आर को, तब वाई और एक्स का भी जो रिलेशन होगा वो भी बिलोंग करेगा आर को, इक्वल ही होंगे, मतलब एक प्रकार से। समझ में आ गया? चलो देखते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, चलो इक्वल का रिलेशन देखते हैं। तो एक रिलेशन है, क्वेश्चन है आपके पास, द रिलेशन इक्वल, इक्वल बोला है, तो ये बताना है कि सिमेट्रिक है कि नहीं। तो होगा सिमेट्रिक, क्यों होगा, इक्वल की बोल रहे हैं बात। तो अगर x है तो एक वैल्यू x है, तो x को इसकी इक्वल मान के दूसरा एलिमेंट हमने y ले लिया फॉर एग्जांपल। तो अगर x y की इक्वल है तो हम यहाँ से देखें तो y भी तो x की इक्वल है ना। मतलब x अगर रिलेटेड है y से तो y भी तो रिलेटेड है x से, क्योंकि दोनों आपस में एक दूसरे से इक्वल है। क्लियर है चीज़ें? तो ये हो गया, इसमें कोई दिक्कत है? क्लियर है चीज़ें? तो इस तरीके से आप इसके एग्जाम्पल दे सकते हैं। चलिए थर्ड हम बात कर लेते हैं अब इसके बाद। बहुत छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, बस समझने के लिए है कि अगर समझ जाते तो फिर सब चीज़ क्लियर रहेगी। थर्ड आपका जो रहेगा इम्पोर्टेंट वो है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या होता है, अगर कोई रिलेशन एक्स है जो कि वाई से रिलेटेड है और वाई अगर जेड से रिलेटेड है तो एक्स का रिलेशन भी वाई से हो या जेड से होगा। मतलब अगर एक्स कोई रिलेशन है वो अगर क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है वाई से, और वाई कोई रिलेशन है वो जेड से बिलोंग कर रहा है, तब एक्स और जेड में भी रिलेशन होना ज़रूरी है। समझ में आ गया? तब ये तीनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो ही रिलेट कर पाएंगे। इसका मतलब एक्स और वाई अगर बिलोंग करते हैं आर को और वाई और जेड बिलोंग करते हैं आर को, तब एक्स और जेड भी बिलोंग करेंगे किसको, आर को। समझ में आ गई चीज़ें? इतना सा तो है, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं था। क्लियर है चीज़ें? चलो तो यहाँ से हम आपको कुछ एग्जांपल बता दे रहे हैं इसके। तो ए फॉर एग्जांपल गिवन हमारे पास 1 2 3, तब रिलेशन अगर हम निकालें तो क्या होगा रिलेशन इसका, 1 का 2 से 1 2 2 3 और फिर 1 3 होगा। तो देखो 1 2 से रिलेटेड 2 3 से, तो 1 और 3 में भी रिलेशन है ना। मतलब कौन सा रिलेशन हो गया, ये ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि 1 इज़ रिलेटेड टू 2 इज़ रिलेटेड टू 3 एंड 1 इज़ रिलेटेड टू 3। आ गया समझ में? ये हमारे पास टाइप ऑफ रिलेशन। अब नेक्स्ट है, आखिरी है, ठीक, लास्ट, इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन में क्या होगा कि अगर कोई आपको सेट दिया है या कोई रिलेशन है आपके पास आर, किसी भी एक सेट का, तो उसको हम इक्विवेलेंस रिलेशन कब कहते हैं कि अगर जब वो रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांसमिटिव भी हो। तो कोई भी फंक्शन क्या हो, वो तो सबसे पहले एक्स को बिलोंग करता हो, मतलब एक्स बिलोंग हो ए, मतलब आपका हो सकता है रिफ्लेक्सिव भी हो। सेकेंड, एक्स अगर रिलेट कर रहा है वाई को तो वाई रिलेट करे एक्स को, इसका मतलब ये क्या हो आपका, सिमेट्रिक भी हो। और थर्ड हम बोल सकते हैं अगर एक्स रिलेटेड है वाई और वाई रिलेटेड है जेड, तब वो एक्स और वाई से भी एक्स और जेड से रिलेट करेगा। समझ में आ गया? इसका मतलब ट्रांसमिटिव भी हो। समझो? और जब भी इक्विवेलेंस रिलेशन आएगा इसको हम डिनोट करते हैं इस तरीके से, जो आपने इस पर डिनोट किया हुआ है 10th की मैथ्स में। क्लियर है चीज़ें? तो यहाँ भी ये कंप्लीट होता है हमारा पूरा थ्योरी। इतनी ही चीज़ें आपको पढ़नी है अब, जो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे। ठीक है, तो हम 12th के लिए नेक्स्ट एक्सरसाइज हम बना कर देंगे, अब वीडियो हम उसके लिए वीडियो बनाएंगे। आप इसी प्रकार हमारे चैनल को पसंद करते रहिए, लाइक और शेयर करते रहिए। कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।
आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आप उसको कमेंट करके बताएं। हम जब भी नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, वो हम क्लियर है। चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आप अपने दूसरे ग्रुप्स में शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ सकें। उनसे कहिए इसमें कनेक्ट करें, इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। क्लियर है चीज़ें। चलिए, और कोशिश ये करें कि वीडियो को आधा अधूरा ना देखें, वीडियो को पूरा देखें। क्लियर है चीज़ें। वीडियो को पूरा देखेंगे तो ही आपका रिलेशन बनेगा, आपका ही सब कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, आपको ही बेनिफिट जाएगा। क्लियर है चीज़ें। अगर अधूरा देखेंगे तो आपने कहावत सुनी है, अलगत गगरी चलकत जाए, है ना। तो आप आधा अधूरा देखोगे, आधा अधूरा ज्ञान मिलेगा, पूरा ज्ञान कभी मिल ही नहीं पाएगा, और ये जाके आपको कहाँ नुकसान पहुंचाएगा आपके एग्ज़ाम में। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।